देखिए हम लोग पिछले लेक्चर में NCERT 6 पॉइंट कौन सा कर रहे थे 6.4 कर रहे थे शायद, और 6.4 पे क्वेश्चन नंबर 3 तक फिनिश हो गए थे। बहुत जल्दी मैं आज 5 या 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक आपको मैं डिस्कस करूंगा। आप सामने किताब रखिएगा, सब लोग किताब रखेंगे। NCERT ये लोगो लगा होगा कल आपके नोट्स में, दोबारा मत लगाएगा। एक्सरसाइज 6.4 का भाई ये चौथा क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन की मांग ये है, थोड़ा सीरियस होकर सुने। क्वेश्चन की मांग है x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एक घन है, ये सब लोग फिगर बनाए घन का। प्रश्न में कह रहा है एक क्यूबिक है, एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा x है। ठीक है भाई, ये प्रत्येक भुजा x है। ये सब जितने भी भुजाएं ना बेटा, सब x है। कह रहा है कि x मीटर भुजा वाले, इसका मात्रक मीटर में दिए हैं। मेरा आवाज नहीं आज काम कर रही। क्या कह रहा है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% भुजा की वृद्धि कर दिया जाए। वृद्धि का मतलब इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। यदि घन की कितनी भुजाएं होती हैं? अरे कितनी सतह होती हैं? सरफेस 6 होती हैं, 4 दीवारें, एक फर्श, एक छत, जिस तरह कमरे जैसे फील आती हैं। अरे पता है कि नहीं पता? पता है ना। यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपस में बराबर है, क्योंकि घन है इतना तो सबको बच्चे को पता होगा। कह रहा है कि यदि घन की प्रत्येक भुजा को, अर्थात प्रत्येक ये कोने को, यदि प्रत्येक भुजा को 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दें तो आयतन में कितना परिवर्तन हो जाएगा। आयतन, यदि भुजा बढ़ाएंगे तो आयतन भी बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो लिखेंगे, चित्र बना लिए, लिखेंगे घन की भुजा में वृद्धि। घन की भुजा में वृद्धि x का 1% है बेटा। कह रहा है x का 1% बढ़ता है, x का 1%, तो x मल्टीप्लाई 1/100 या x/100 मीटर। अब सुने, प्रश्न के अनुसार ये जो वृद्धि हुई है इसको डेल्टा x से लिखेंगे। इसको बेटा डेल्टा x से नोटन देंगे, क्योंकि इतना वृद्धि हुई ना। अरे त्रुटि बोलेंगे या वृद्धि बोलेंगे कि मतलब ये एरर आया। कह रहा है इतना प्रतिशत यदि बढ़ा दे, अर्थात डेल्टा x हो गया, थोड़ा सा बढ़ाएं, 1% बढ़ाएं मात्र। अब बताइए तो घन का आयतन क्या होता है? किसी को पता है घन का आयतन? घन का आयतन नहीं पता? b बराबर x गुणे x, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्लियर हो भाई आप लोग? अब इधर सुने, b बराबर कितना होगा? x3। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x ऑफ इक्वेशन 1। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब समीकरण 1 का x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो क्या बैठेगा? dv/dx बराबर 3x²। अब लिखेंगे आयतन में सन्निकट परिवर्तन कि आयतन में कितना अप्रॉक्सीमेशन परिवर्तन आएगा। आपसे डेल्टा भी मांग रहा। अब जरा महत्वपूर्ण बात सुने, डेल्टा भी का सूत्र होता है dv/dx गुणे डेल्टा x। फार्मूला ध्यान रखें, इधर देखें। आयतन में परिवर्तन अर्थात अप्रॉक्सीमेशन परिवर्तन कितना आएगा, इसका कितनी चेंजिंग आएंगी, डेल्टा v। और डेल्टा v का फार्मूला dv/dx गुणे डेल्टा x। और dv/dx कितना है जल्दी बताइए? 3x²। और डेल्टा x की वैल्यू x/100, अर्थात आंसर कितना है? 3/100 x³ मीटर, घन मीटर। कितना आयतन में परिवर्तन आएगा भाई? ये डेल्टा v इक्वल टू। हाँ, अगला क्वेश्चन देखें। बहुत ही सरल क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम से सरल क्वेश्चन आप कह सकते हैं इनको। हाँ, सब लोग कॉपी करें जल्दी से। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बात करता हूँ भाई। हाँ, सिमिलर क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि 5वां सवाल भी बिल्कुल सेम है। कह रहा है कि x भुजा के घन की भुजा में 1% हास का मतलब
कमी आ जाए। इसका मतलब यहाँ घन की भुजा में वृद्धि की बजाय ह्रास लिखेंगे। दोबारा चित्र बना लीजिएगा, इसको ह्रास हो रहा है, जब भी ह्रास हो तो इसको माइनस में लेंगे। अरे माइनस में लेंगे इसको। अरे पहले एक्सरसाइज पढ़े एनसीईआरटी की, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी, राशियों की परिवर्तन की दर। तो जब भी ह्रास मान आए तो माइनस में लेंगे, और वर्धमान आए अर्थात बढ़े, इंक्रीज हो तो पॉजिटिव, डिक्रीज हो तो माइनस पे। अर्थात ये माइनस का x/100 मीटर आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, इसका क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। अरे क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? आप लोग पहली बात तो बुक नहीं सामने होगी आपकी, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, बुक क्यों लेके नहीं आते भाई हम लोग। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में, अर्थात एक ऐसा क्यूबिक है, घन है जिसकी प्रत्येक साइड x मीटर है, उसमें 1% की कमी की गई। x में से 1% की कमी की गई। कमी का मतलब होता है पीछे का चिन्ह माइनस लगा दे। x का 1%, x गुणे 100, अरे x गुणे 1/100, तो इतनी प्रतिशत, इतने मीटर त्रुटि आई, परिवर्तन आया, मतलब कमी की गई तो इसलिए माइनस आया। फिर आगे जरा पढ़िए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। पृष्ठ के क्षेत्रफल में, अर्थात पृष्ठ के क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अच्छा पता है आपके घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल? हाँ 6x², क्योंकि कितनी सतह होती हैं? 6। एक सतह का क्षेत्रफल x गुणे x² लिखेंगे। घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर 6x²। बेटा ये 6x² समझ में आया कि नहीं आया? एक सतह का क्षेत्रफल x गुणे x² 6 सतहें, कौन कौन? 4 दीवारें, एक फर्श, एक छत, टोटल 6 हो गई। अब बताइए किसके सापेक्ष अवकलन कराएंगे आप? x के सापेक्ष 2x ऑफ इक्वेशन 1 dA/dx, बोले तो कितना बैठेगा? 6 दूना 12x। अब जरा दिमाग लगाइए, अब लिखेंगे पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन, लिखेंगे पृष्ठ के क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन। डेल्टा ए मांग रहा है, डेल्टा ए का फार्मूला कोई बताएगा? dA/dx इंटू डेल्टा एक्स। dA/dx 12x है, और डेल्टा एक्स क्या है? माइनस का x/100। अब सुनना भाई, ये 4 से कट रहा है पूरा, 4 से 12 कट रहा है 3 बार, 4 से 100 कट रहा है 25 बार, तो माइनस का 3/25x² वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है। इतनी त्रुटि आएगी भाई, इतना परिवर्तन हो जाएगा क्षेत्रफल में। हाँ अगले सवाल पे आए, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखें भाई। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इधर सुने। एक गोले की त्रिज्या दी है, ज्ञात है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। हाँ बेटा गोले की त्रिज्या क्या दी है? r बराबर 7 मीटर, ये 7 मीटर दिए। फिर क्या करा? इसमें त्रुटि आई, लिखेंगे त्रिज्या में त्रुटि। त्रिज्या में त्रुटि डेल्टा r बराबर 0.02 मीटर। तो कह रहा है इसके आयतन में सन्निकट त्रुटि क्या होगी, इसका आयतन में त्रुटि कितनी होगी मांग रहा है। गोले की त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करेंगे, त्रिज्या में त्रुटि। त्रुटि पढ़े ना, पीलर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, फिजिक्स में नहीं पढ़े क्या? 11 में पढ़े होंगे। तो कह रहा है कि आयतन में कितनी त्रुटि होगी। कोई किसी बच्चे को पता है स्फेयर का वैल्यूम क्या होता है? स्फेयर मीन्स गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr3 लिखेंगे। हम जानते हैं गोले का आयतन b बराबर 4/3 πr3। फिर लिखेंगे समीकरण 1 का r के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखेंगे सब लोग समीकरण 1 का r के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का r के सापेक्ष अवकलन करने पर dB/dr इक्वल टू 4/3 पाई 3r², 3 से 3 मरे, dB/dr बराबर 4πr²। अब लिखेंगे आयतन में त्रुटि, डेल्टा V मांग रहा है आपसे। फार्मूला dB/dr, r के रिस्पेक्ट त्रुटि आएगी भाई,
त्रिज्या के रिस्पेक्ट आएगी त्रुटि इंटू डेल्टा आर। आपसे डेल्टा वी मांग रहा है, डी वी अपॉन डी आर की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या है 0.02। अब सुनना 4 पाई और इसकी वैल्यू 7 का वर्ग 0.02। अब जरा बताइए 7 का वर्ग 49, कितने लोगों को पता 49 गुणे 4 196। अरे 49 गुणे 4 196 अर्थात 196 गुणे 0.02 पाई। इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ, पाई के पदों में ही आंसर दूंगा मैं। 196 गुणे 0.02, अरे मल्टीप्लाई करो। अच्छा 2 का गुणा करूंगा मैं 12 18 1 19, सही है भाई। 3 अंक बाद दशमलव जाएगा 3.92, क्या रहा 3.92 पाई घन मीटर। हाँ भाई आयतन में इतनी त्रुटि होगी। शेष सवाल मैं हिंट दूंगा, अब लोग बुक की तरफ देखेंगे और मैं अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैक्सिमा और मिनिमा, कल उसके क्वेश्चन कराएंगे हम लोग। हाँ आप सुने भाई, आंसर देखिए जरा, पाई के टर्म में दिए कि पाई की वैल्यू रख दिया। आंसर पाई के टर्म में दिए नहीं, आप ना देखिए, आपको बड़ा कष्ट होता है आंसर देखने में। 3.92 पाई घन मीटर, सटीक ही आंसर दिए भाई। हाँ चलिए आगे देखते हैं, बुक की तरफ देखेंगे सब लोग, बुक की तरफ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7, एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर अर्थात r बराबर 9 मीटर, जिसमें त्रुटि डेल्टा r बराबर 0.03। अरे देख रहे हो कि आप पंचायत कर रहे हो? नहीं देखोगे तो आप भोगोगे, मुझसे मतलब नहीं है। देखिए गोले की त्रिज्या r बराबर 9 मीटर, सुन रहे हो? त्रुटि कितनी है डेल्टा r बराबर 0.03 सेंटीमीटर। लेकिन इसको पहले वाले को भी सेंटीमीटर बना लेना, ये दूसरे वाले को मीटर बना लेना। अरे समझ गए कि नहीं? फिर आगे पढ़िए, इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि होगी? गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर भरोगे, r के रिस्पेक्ट अवकलन करके सूत्र डाल दोगे। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं 8वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 3 की भांति। क्वेश्चन नंबर 8वां 2 और 3 की भांति fx दिए हैं और किसका मान पूछ रहा है? f 3.03 का, f 3.03 का मान पूछा, तो x का मान क्या रखेंगे 3, बोलो, और h का मान 0.02। हाँ इसका अवकलन करके वैल्यू डाल दोगे, अरे फार्मूला लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात क्या कह रहा है? 3 सेंटीमीटर वृद्धि के कारण अर्थात घन की भुजा x को 3% बढ़ाना है, 3% बढ़ाना है अर्थात डेल्टा x कितना दिए है? x गुणे 3% अर्थात x गुणे 3/100, 3x बराबर 100 आ गया डेल्टा x। नहीं समझ में आया? तो कह रहा है उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा? कर लोगे? आगे समझ खत्म। अगली एक्सरसाइज मतलब अगला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। चलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के अंदर आ रहे हैं भाई। वो कॉन्सेप्ट क्या है जरा सुनेंगे सब लोग। लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम, लिखना है उच्चतम और निम्नतम। और ये IMP लिखे दे रहा हूं भाई। IMP का मतलब इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए उच्चतम और निम्नतम अर्थात मैक्सिमा एंड मिनिमा है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का। इसके बाद हम तुरंत समाकलन पे चले जाएंगे। अब जरा सुनिएगा ये होता क्या है, जैसा कि हम लोग ग्राफ से इसको समझेंगे। ठीक, सबसे पहले हम इसको ग्राफ से समझेंगे। जैसा कि पता है आपको y बराबर fx एक फंक्शन होता है। जरा सुनिएगा ध्यान से, y बराबर fx में x क्या है? डोमेन, अर्थात ये x होता है, जिसे हम लोग प्यार से डोमेन इसको पढ़ते हैं। और ये क्या बेटा y का मतलब fx का नाम ही y है। और ये क्या है? रेंज होती है। डोमेन को हमेशा ऐसे देखते हैं, रेंज को हमेशा ऐसे देखते हैं। अर्थात डोमेन का मतलब क्या होता है? ग्राफ x अक्ष में कितना फैला है वो फलन का डोमेन है, और y अक्ष में कितना फैला है ये फलन की रेंज है। इतना तो पता है।
पहले दिन से मैं आपको याद कराया हूँ, पहले दिन से जब ITF के अंदर गए थे। बात समझ में आया? किसी कारणवश रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ाए इस साल, लेकिन उसकी फीलिंग आपको जरूर मैंने ITF में बेसिक सब बातें बता दिया था। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ये कोई फंक्शन है, थोड़ी देर आप दिमाग लगाना कि ये कोई फंक्शन है, ठीक। ये फंक्शन कि यहाँ पे एक बिंदु C1 है और यहाँ पे एक बिंदु C2 है। इसको मैंने ये रो क्यों लगाया कि डोमेन अपना ऐसे चलेगा, ठीक है, और रेंज अपनी ऐसे चलेगी। तो ये C1 C2, पहले बताइए कौन कौन बिंदु पहले मिला? C1। इसका मतलब वैल्यू C1 छोटी होगी किससे? C2 से। और C1 पे ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, नहीं समझ में? C1 पे ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर और C2 पे ग्राफ सबसे कम ऊंचाई पर। बस वही चीज़ है, जरा ध्यान से सुने तो इंटरेस्ट के साथ। उच्चतम और निम्नतम है क्या? उच्चतम का मतलब होता है अपने डोमेन में ग्राफ जितना अपने डोमेन में बना हो, उस अपने डोमेन का मतलब पकड़ रहे, इसका मतलब जैसे x y बराबर sin s का ग्राफ बनाना तो डोमेन दे रखा होगा, अर्थात अपने डोमेन में जितना ग्राफ बना हो उस ग्राफ में जो सबसे ज्यादा ऊंचाई होगी वो उच्चतम कहलाएगा और जो सबसे नीचे वाली ऊंचाई होगी वो निम्नतम कहलाएगा। जब भी ग्राफ सबसे ऊंचे या सबसे नीचे वाले बिंदु में रहेगा तो 100% ग्राफ पे जो एक्स अक्ष के मतलब जो इसकी टेंजेंट डालूंगा 100% टेंजेंट क्या आ जाएगी? एक्स अक्ष के समांतर चली जाएगी। इतना तो बच्चे को पता होगा, अब भी आपको समझ में नहीं आया? अच्छा, कोई बताएगा इसको? हाँ, ये इसकी टेंजेंट है भाई। फिर जरा ध्यान से सुनो, अपना एक ये फंक्शन है y बराबर fx, जिसमें इस यहाँ से यहाँ तक देखिए डोमेन, अभी मुझे नहीं पता ग्राफ आगे पीछे चल रहा है या फिर मैं चलो समाप्ति कर देता हूँ इस ग्राफ को, नहीं लगाता हूँ। चलो यहाँ से ग्राफ को तोड़ दिया, अर्थात इतना ग्राफ बना है अपना, बस हो गया, ठीक। अर्थात इसका डोमेन यहाँ से यहाँ तक ले रहा है, अर्थात डोमेन में दो बिंदु हैं, डोमेन के अंदर दो बिंदु है, एक बिंदु C1 है, एक बिंदु C2 है, जिसमें C1 ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है और C2 पे सबसे कम ऊंचाई पर है। तो ग्राफ के सबसे ज्यादा ऊंचाई पर और सबसे कम ऊंचाई पर खींची गई स्पर्शी सदो एक्स अक्ष के समांतर हो। अब पिछले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े हैं? यदि कोई स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है तो उस स्पर्शी की प्रवणता सदो 0 होती है। इसका मतलब 100% यहाँ एफ डैश एक्स कितना बैठेगा? यहाँ भी एफ डैश एक्स 0 हो जाए। अब भी आपको समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में? स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है तो प्रवणता स्पर्शी की 0, स्पर्शी की प्रवणता क्या होती है? dy बाई dx। इसका मतलब यहाँ पे x की जगह C1 पटकूंगा तो एफ डैश C1 0, यहाँ पे एफ डैश C2 0। कोई बताया कि इसकी हाइट कितनी होगी? ये वाली हाइट, बहुत बड़ा बात पूछ लिया आपसे, बहुत मुश्किल बात पूछ ली। ये ऊंचाई कितनी होगी? ये वाली ऊंचाई क्या होगा? नहीं सुन पाया मैं। डैश क्यों बोल रहे हो भाई? डैश तो ये स्लोप है, क्या होगा? ऐसी बात बोल रहे हैं, मुझे नहीं अभी समझ में आ रहा क्या बोले हम। फिर से बोले आप साफ सुथरे शब्दों। फैन बंद कर देता हूँ, अब सुनाई देगा मुझे। देखो सुन रहा हूँ, सुनो। FC1, क्योंकि फंक्शन क्या है? y बराबर fx, यहाँ पे डोमेन कितना है? C1, इसके ऊपर C1 चढ़ा दो। इसका मतलब ये ऊंचाई कितनी बैठ गई? FC1, और ये ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई FC2। हाँ, इतनी छोटी सी बात में आप इधर उधर झांक रहे हैं कि कोई बता दे पड़ोसी। हाँ, ये फोटो बना लीजिए, तब तक आप जल्दी से फिगर खींच लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिर मैं आपके सामने बातों को एक्सप्लेन करूँगा। अब सुने जरा, फिर से ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये दो तरह की फोटो दिखाएगा अपनी, ध्यान से सुनना, ध्यान से। या इस तरह की फोटो दिखाएगा जब भी डिस्क का एंटीना ऊपर हो, इसको हम कहते हैं कनकेविटी अप है। आपका मतलब ये अवतलता ऊपर की तरफ खुली हुई है, इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं कनकेविटी। समझ में आ गया? इसका मतलब इसका जब मुख ऊपर की तरफ खुला हो तो 100% ये न्यूनतम बिंदु देगा, अर्थात सबसे नीचे वाला बिंदु है, इससे नीचे नहीं गया है ये। अब भी आपको समझ में नहीं आया? इसका मतलब सबसे नीचे वाले बिंदु पर खींची गई स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर चली जाएगी। इसके पहले ग्राफ उतर रहा है, नहीं आया समझ में?
यदि सबसे नीचे वाले बिंदु पे ग्राफ होगा अर्थात न्यूनतम वाला बिंदु होगा तो इसके पहले ग्राफ ह्रासमान होगा, बाद में ग्राफ वर्धमान होगा। अब भी आपको समझ में नहीं आया? इसका मतलब कहानी क्या है, यहाँ पे f डैश x बराबर 0 आएगा, इसके पहले f डैश x, इसके पहले इधर की तरफ f डैश x। अरे आपको दर्द है बोलने में ना, ये उतर रहा है कि चढ़ रहा है? उतर रहा है तो पहला उगलन लेस देन 0 ऋणात्मक होता है, नहीं पढ़े क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन? और इसके बाद चढ़ रहा है कि उतर रहा है? चढ़ रहा है, तो इधर f डैश x इज ग्रेटर 0। क्या क्लियर है? इसका मतलब जब भी ग्राफ सबसे नीचे वाले बिंदु में होगा तो 100% नीचे वाले बिंदु के पहले क्या कर रहा होगा, उतर रहा होगा, और इसके बाद चढ़ रहा होगा। तो जब भी इस तरह का पोजीशन देखें आप तो समझ जाएं कि फलन उच्चतम बिंदु पर खड़ा है, अर्थात फलन का उच्चिष्ट निम्निष्ट मान आने वाला है, निम्निष्ट मान आने वाला है, सबसे नीचे वाले बिंदु पे खड़ा है। और जब भी कनकेविटी ऐसे की तरफ जाए अर्थात अवतलता ऊपर की तरफ खुली हो, बात समझ आगे कि नहीं? तो ये सबसे ऊंचे वाले बिंदु पे खड़ा है, सबसे ऊंचे वाले बिंदु पर। तो यहाँ पे जरा दिमाग लगाना है, यहाँ पे क्या होगा, f डैश x 0, सबसे ऊपर 0 नहीं होगा, इसका मतलब सबसे ऊंचे वाले बिंदु पे होगा तो पहले ग्राफ वर्धमान होगा, बाद में ग्राफ ह्रासमान होगा। जब पहले वर्धमान होगा तो f डैश x ग्रेटर देन 0 और ह्रासमान होगा तो f डैश x लेस देन 0। इसका मतलब कि ग्राफ में एक इंटरेस्टिंग बात ये आ गई कि जब भी ग्राफ उच्चिष्ट का मतलब क्या होता है, निम्निष्ट की फीलिंग क्या होती है, इतना तो पकड़ लीजिए आप। छोटी सी बात है कि जैसे ये ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है तो उच्चिष्ट हम तब कहेंगे जब ये उतरने लगेगा, जब उतरने लगेगा तब हमें उच्चिष्ट देके जाएगा, और जब उस सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होगा तो उस समय स्पर्शी x के समांतर होगा। इसका मतलब ग्राफ चढ़ रहा है फिर उतरेगा, तो जहां पे सबसे ऊंचा वाला बिंदु पे होगा वो उच्चिष्ट बिंदु होगा। अब भी नहीं समझ में आगे समझ। तो यदि ग्राफ पहले चढ़े बाद में उतरे तो उच्चिष्ट मान देगा। अब भी आपको समझ में नहीं आया। और यदि ग्राफ पहले उतरे फिर चढ़े तो क्या देगा, निम्निष्ट मान देगा। ठीक उसी तरह देखो यहाँ ग्राफ क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, बाद में चुपचाप आपको उच्चिष्ट मान दे के चला गया। उच्चिष्ट मान कितना, fc1, किस बिंदु पर, c1, अर्थात डोमेन c1 डालूंगा तो सबसे बड़ी रेंज fc1 पैदा हो जाएगी। अब भी नहीं समझ में आया? यहाँ देखिए, यहाँ ग्राफ पहले ग्राफ उतर रहा था, बाद में चढ़ रहा था, तो यहाँ सबसे कम हाइट दिया किस बिंदु पर, c2 पर। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि दिए गए, ध्यान से सुनना, दिए गए डोमेन में दिया गया फलन जिस पॉइंट पर अर्थात जिस डोमेन पर सबसे अधिक ऊंचाई पर हो उस मान को हम फलन का उच्चिष्ट मान कहते हैं, और जो कम हाइट होती है उसे क्या कहते हैं, निम्निष्ट मान कहते हैं। तो रीमार्क्स लिखना शुरू करें भाई। रीमार्क्स नंबर 1, हाँ सब लोग लिखेंगे रीमार्क्स नंबर 1 लिखेंगे। बोले, यदि दिया गया फलन अपने डोमेन पर, दिया गया फलन अपने डोमेन पर जिस बिंदु में सबसे अधिक ऊंचाई पर हो, जिस बिंदु में सबसे अधिक ऊंचाई पर हो, जिस बिंदु में सबसे अधिक ऊंचाई पर हो, अधिक ऊंचाई पर हो, वह बिंदु फलन का उच्चतम बिंदु होता है। वह बिंदु फलन का उच्चतम बिंदु होता है। वह बिंदु फलन का उच्चतम बिंदु होता है तथा इस बिंदु पर फलन की रेंज 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 फलन का उच्चिष्ट मान होता है। फलन का उच्चिष्ट मान होता है। अभी आपको समझ में नहीं आया, फिर ध्यान से सुनो।
मैंने क्या लिखा है कि दिया गया फलन अपने डोमेन में, ध्यान सुनना, दिया गया फलन अपने डोमेन में जिस बिंदु पर सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है उस बिंदु पर फलन उच्चतम होता है, उस बिंदु पर फलन उच्चतम होता है। अर्थात ये C1 पे सबसे अधिक ऊंचा है, अरे C1 पे फलन सबसे ज्यादा ऊंचा है और इसके उच्चतम मान क्या होगा, उस बिंदु पर रेंज होती है और उस बिंदु को इसके ऊपर पटकेंगे तो FC1 आ जाएगा। अब भी नहीं समझ में आए। दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर में ये वाली बात लिखनी है। चलिए दूसरा नंबर लिखे, सब लोग लिखेंगे दिया गया फलन अपने डोमेन में जिस बिंदु पर, दिया गया फलन अपने डोमेन में, दिया गया फलन अपने डोमेन में, दिया गया फलन अपने डोमेन में, अपने डोमेन में जिस बिंदु पर सबसे कम ऊंचाई पर हो, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर सबसे कम ऊंचाई पर हो, जिस बिंदु पर सबसे कम ऊंचाई पर हो, जिस बिंदु पर सबसे कम ऊंचाई पर हो, उस बिंदु पर फलन निम्नलिखित होता है, उस बिंदु पर फलन निम्नलिखित होता है, उस बिंदु पर फलन, उस बिंदु पर फलन निम्नलिखित होता है, उस बिंदु पर फलन निम्नलिखित होता है तथा 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 उसी बिंदु पर फलन की रेंज, तथा उसी बिंदु पर फलन की रेंज, उसी बिंदु पर फलन की रेंज, तथा उसी बिंदु पर फलन की रेंज, तथा उसी बिंदु पर फलन की रेंज फलन का निम्नलिखित मान होता है, फलन का निम्नलिखित मान होता है। अच्छा देखो, तथा उसी बिंदु पर फलन की रेंज फलन का निम्नलिखित मान होता है। देखो ये दो लाइन का मतलब, दोनों नंबर में मैंने क्या बकवास लिखा उसको मैं तीसरे नंबर में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो मैंने इस 1 और 2 नंबर में बकवास वाली बातें लिखी हैं उसको ना याद करके आप तीसरे नंबर की बात सुन लो, वही बात लिखी। बात समझ में आ गया? मैं क्या लिखूंगा कि बिंदु, ध्यान सुनना, बिंदु x बराबर C1 पर, ये ग्राफ से स्पष्ट, इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ भाई, सब जगह के नहीं, पर्टिकुलर इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ। बिंदु C1 पर ग्राफ सबसे अधिक ऊंचाई पर है, अरे नहीं आया समझ में, बिंदु x बराबर C1 पर ग्राफ सबसे अधिक ऊंचाई पर है तथा इस फलन का उच्चिष्ट मान कितना होगा, FC1 लिखेंगे। ग्राफ से स्पष्ट है, लिखे जरा तीसरे नंबर में, ग्राफ से स्पष्ट है बिंदु C1 पर, बिंदु C1 पर, बिंदु C1 पर ग्राफ उच्चिष्ट होगा, बिंदु C1 पर ग्राफ उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट का मतलब मैक्सिमा होगा। बिंदु x बराबर C1 पर, ऐसा लिखेंगे, ग्राफ से स्पष्ट है बिंदु x बराबर C1 पर फलन उच्चिष्ट होगा, फलन उच्चिष्ट होगा तथा फलन का उच्चिष्ट मान, तथा फलन का उच्चिष्ट मान, फिर सुने, ग्राफ से स्पष्ट है कि बिंदु x बराबर C1 पर फलन उच्चिष्ट होगा तथा फलन का उच्चिष्ट मान, क्या लिखेंगे उच्चिष्ट मान, FC1 होगा, FC1 होगा तथा उच्चिष्ट मान FC1 होगा। इतना क्लियर है भाई? एवं x बराबर C2 पर, एवं x बराबर C2 पर फलन निम्नलिखित होगा, एवं x बराबर C2 पर, एवं x बराबर C2 पर, एवं x बराबर C2 पर फलन निम्नलिखित होगा तथा फलन का निम्नलिखित मान FC2 होगा, तथा फलन का निम्नलिखित मान FC2 होगा, तथा फलन का निम्नलिखित मान FC2 होगा। हाँ, चौथे नंबर की बात सुने भाई, चौथे नंबर की क्या बकवास कर रहा हूँ, देखिए इधर देखिए, ध्यान से सुनो। जिस बिंदु पर फलन निम्नलिखित, आप कंसंट्रेशन के साथ लिख ही नहीं रहे, मुझे लग रहा है जैसे आप हिस्ट्री लिख रहे हो कि एक एक अक्षर मिला रहे हो। अरे अपनी भाषा में लिखो, बातें समझ में आना चाहिए, बात खत्म। मैंने क्या लिखा कि ग्राफ से स्पष्ट है बिंदु x बराबर C1 पर उच्चिष्ट है, सबसे ऊंचा है, जिसका ऊंचा मान FC1, x बराबर C2 पर सबसे नीचा है। अरे पूरी इज्जत उतार दी, इससे ज़्यादा इज्जतें नहीं उतार सकते। FC2 है, क्लियर, बात खत्म। क्या इधर उधर देख रहे हैं? अच्छा ये इस नंबर में क्या लिखना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। फलन जिस बिंदु पर उच्चिष्ट हो या जिस बिंदु पर निम्नलिखित हो, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी सदैव x अक्ष के समांतर होती। इस स्थिति में दिए गए फलन का पहला अवकलन dy/dx सदैव 0 होता है।
इसका मतलब जब जब स्पर्शी x अक्ष के समांतर जाएगी तब तब dy dx का मान dx का मान हमेशा 0 के बराबर होगा। और जब देखिए जरा दिमाग लगाइए, फलन सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा या नीचे बिंदु पर होगा। यदि ऊंचे बिंदु पर होगा तो पहले फलन चढ़ रहा होगा फिर उतरेगा, लेकिन उतरने से पहले सबसे चरम सीमा पर है। समझ गए? सबसे ऊंचे बिंदु पर है, इसका मतलब जब सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा तो स्पर्शी x अक्ष के समांतर होगी। या फिर उतर गया होगा, पहले उतर रहा होगा, अब चढ़ने की बारी आएगी तो चढ़ने से पहले स्पर्शी x अक्ष के समांतर देके जाएगी। अर्थात उतरने से पहले सबसे ऊंचे बिंदु पर और चढ़ने से पहले सबसे नीचे बिंदु पर स्पर्शी दोनों अवस्था में x अक्ष के समांतर। इसका मतलब कि फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट दोनों मानों के लिए हमेशा स्पर्शी x अक्ष के समांतर होती है। इस स्थिति में dy/dx = 0 होता है। लिख लीजिए, फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट दोनों मानों के लिए, फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट दोनों मानों के लिए, फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट दोनों मानों के लिए, फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट दोनों मानों के लिए दिए गए फलन का प्रथम अवकल गुणांक, दिए गए फलन का प्रथम अवकल गुणांक f' बराबर 0 या dy/dx = 0 होता है। हाँ ये बेटा ध्यान रखें, बिल्कुल एकदम से स्पष्ट बात, क्लियर है भाई। अच्छा ये क्यों 0 हो गया? क्योंकि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है। अगली बात सुनो, देखो अगली बात सुने, एक मैं छोटा छोटा ग्राफ बनाऊंगा। हाँ ये सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी यहाँ दिमाग लगाए भाई। ये क्या है? ये इसकी टेंजेंट है। ठीक, ये इसका x बराबर a पर सबसे ऊंचे बिंदु पर है। मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे। x बराबर a पर सबसे ऊंचे बिंदु पर है, इसका मतलब 100% इधर मैं रफ कार कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यदि x बराबर a पर ग्राफ सबसे ऊंचे बिंदु पर है तो a के थोड़ा सा पहले, क्या मेरी बात सुन लो, a के थोड़ा सा पहले और a के थोड़ा सा बाद ये दोनों ऊंचाइयां कम बैठेंगी। अभी आपको समझ में, फिर ध्यान से सुने, बहुत बिल्कुल देखो बारीकी सुनना। सवाल तो आप तुरंत लगा लेंगे, खटखट सवाल बन जाएंगे, लेकिन फील तो आनी चाहिए, तभी तो आपका फ्यूचर है गणित के साथ। इसे वो समाप्त है। अभी मेरी बात आप नहीं समझ रहे थे। इसका मतलब कि x बराबर a के पहले की रेंज, अर्थात fa माइनस ये वाला बिंदु क्या होगा? a माइनस h। नहीं आया समझ? इसका मतलब fa माइनस h की ऊंचाई ये वाली fa प्लस h बीच वाली fa, तो इन दोनों हाइटों से fa की हाइट क्या हो? बड़ी हो। थोड़ा सा नहीं समझ में आया, मैं लिमिटिंग वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, लिमिटिंग वैल्यू दे दूंगा तो तीनों बराबर बैठ जाएंगे। नहीं आया समझ में? इसका मतलब पहले थोड़ा सा रेंज कम थी, अब फिर और थोड़ा सा चढ़ गया, और फिर a के बाद रेंज फिर घटने लगी। 100% समझ गए कि a के पहले चढ़ रहा था और a के बाद उतर रहा था, अर्थात a पर ही तो उच्चिष्ट आ गया। अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब जरा दिमाग लगाइए, x बराबर a पर सबसे ज्यादा हाइट है, बोलो। थोड़ा सा a से पहले कम कर देंगे तो हाइट कम नहीं जाएगी, बोलो। और कि a के आगे कर देंगे तो फिर हाइट नहीं कम हो जाएगी, क्योंकि a के पहले चढ़ रहा था और a के बाद तो दोनों हाइट कम हो गई। इसका मतलब 100% x बराबर a पर सबसे ऊंचा चला गया, और सबसे ऊंचा गया तो यहाँ पे स्पर्शी x अक्ष के समांतर। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब जब तक इस तरह का फिगर देखें, पहले ग्राफ देखो, यहाँ पे f' क्या है जरा बताओ? f' बराबर 0। ध्यान से सुनना, पहले इधर f' क्या होगा? अरे इधर f' क्या होगा? ये वर्धमान है कि ह्रासमान है? पहले ग्राफ चढ़ रहा है कि उतर रहा है? चढ़ रहा है। बाद में चढ़ने का मतलब वर्धमान। इसका मतलब इधर की तरफ वर्धमान है, ये वर्धमान है, और इधर की तरफ ये ह्रासमान है। आज ऐसे व्यवहार कर रहे हो क्लास में जैसे पहली बार चीजें पढ़ रहे हो। f' इज ग्रेटर 0 होता है क्या? बोलो। और यहाँ पे f' लेस देन 0। अच्छा जरा दिमाग लगाइए, तो ये वाले चित्र बना लीजिए। अगले नंबरिंग पे चित्र बनाइए, जरा नंबरिंग करिए, चित्र बनाइए, इसके विषय में मैं समझाऊं। अब सुने, इधर पहले वर्धमान था, ये बेटा टेंजेंट है खींची हुई है,
ये वर्धमान है लिखा हुआ, वर्धमान, ये ह्रासमान है। पहले ग्राफ चढ़ रहा था, बाद में ग्राफ उतर रहा है। जब चढ़ रहा है तो एफ डैश एक्स क्या है, जब चढ़ेगा तो एफ डैश एक्स पहला अवकलन 0 से बड़ा होगा, धनात्मक, और जब ऊपर होगा सबसे एक्स अक्ष के समांतर सबसे ऊंचे वाले बिंदु पर तब एफ डैश एक्स 0, अब बाद में एफ डैश एक्स नेगेटिव। ये बातें आपको समझ में नहीं आई क्या? आगे ना सुन, अब ध्यान से सुने, बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा। मैं थ्योरी मेथड से भी आपको सवाल के पास पहुंचाऊंगा कि ऐसा सवाल लगेगा थ्योरी मेथड से भी। अब थोड़ा सीरियस सुनिएगा। यदि कोई फलन पहले वर्धमान हो बाद में ह्रासमान हो, पहले वर्धमान हो बाद में ह्रासमान हो, तो 100% तो इस अवस्था में फलन हमेशा उच्चिष्ट होता है, अर्थात सबसे ऊंचे बिंदु पे जाएगा, बाद में उतरेगा। लिखेंगे, इसके नीचे लिखना शुरू करें। यदि कोई फलन पहले वर्धमान हो और बाद में ह्रासमान हो, यदि कोई फलन पहले वर्धमान हो, यदि कोई फलन पहले वर्धमान हो और बाद में ह्रासमान हो, पहले वर्धमान हो बाद में ह्रासमान हो, तो उस फलन का सदैव उच्चिष्ट मान ज्ञात होता है। तो उस फलन का सदैव उच्चिष्ट मान ज्ञात होता है। तो उस फलन का सदैव उच्चिष्ट मान ज्ञात होता है। यदि कोई फलन पहले वर्धमान और बाद में ह्रासमान हो, तो उस फलन का उच्चिष्ट मान ज्ञात होता है। तो उस फलन का सदैव उच्चिष्ट मान ज्ञात होता है, मतलब निम्निष्ट मान नहीं इसमें पा सकते आप, इसमें उच्चिष्ट ही पाएंगे, क्योंकि पहले वर्धमान है बाद में। एक बात और चुपचाप सुनिए, इधर देखें। अब कैलकुलस से कैसे पकड़ेंगे थ्योरी मेथड से, इधर देखें। पहले एफ डैश एक्स क्या है, अरे पहले एफ डैश एक्स क्या है, धनात्मक है। इसका मतलब आगे एफ डैश एक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है? अरे आगे जाके एफ डैश एक्स, देखो मेरा हाथ देखें, इधर की तरफ एफ डैश एक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। पहले धनात्मक था, बोलो, फिर ऊपर जाते जाते 0 हुआ, फिर और घटने लगा। इसका मतलब एक बात और सुन लीजिए, यदि किसी भी फलन का सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx² बराबर निगेटिव आ जाए, अब यहां से पकड़ में आया कि पहले ग्राफ चढ़ रहा था बाद में उतर रहा था, जब चढ़ेगा तो पहला अवकलन धनात्मक होगा, और जब ऊपर ही होगा बिल्कुल जस्ट तब पहला अवकलन 0, और जब उतरने लगेगा तो ऋणात्मक। अर्थात ये आगे की तरफ घट रहा है। जब भी इस आगे की तरफ घटे, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। जब भी किसी फलन का द्वितीय अवकलन ऋणात्मक हो, द्वितीय अवकलन का मतलब समझ रहे हैं, दिए गए फलन का 2 बार अवकलन मार देंगे, और जिससे जब भी फलन का द्वितीय अवकलन ऋणात्मक आ जाए तब तक कहेंगे कि फलन क्या है, उच्चिष्ट है। क्योंकि आगे की तरफ जब मैं जा रहा हूं तो ये पहला अवकलन घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। पहला अवकलन पहले इधर क्या है, धनात्मक, फिर यहाँ पे क्या हुआ 0, तो प्लस से 0 गया, नंबर लाइन की तरफ जाइए इस तरह। अच्छा, पहले प्लस का नंबर था, पहले बात समझना। अरे पहले प्लस का कुछ मिला, फिर 0 मिला, फिर 0 के बाद क्या मिला, अर्थात ये बातें समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब जैसे पहले 3 मिला, फिर 2 मिला, फिर 1 मिला, फिर 0 मिला, 0 के बाद माइनस नहीं आने लगेगा। इसका मतलब पहला अवकलन घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। यदि पहला अवकलन घट रहा है तो द्वितीय अवकलन निगेटिव मिलेगा 100%। इसका मतलब कैलकुलस थ्योरी मेथड से हम क्या पकड़ेंगे कि यदि किसी फलन का द्वितीय अवकल गुणांक, द्वितीय अवकल परीक्षण, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यदि d2y/dx² निगेटिव आए तो हम दुनिया वालों को बताएंगे कि फलन क्या है, उच्चिष्ट है। ये 100% पहले चढ़ रहा होगा बाद में उतर रहा होगा, तभी ये निगेटिव आया, तो निगेटिव जीवन में आ नहीं सकता। लिखेंगे, अगले नंबर पे बढ़ा लीजिए। यदि किसी फलन का द्वितीय अवकल गुणांक d2y/dx², यदि किसी फलन का द्वितीय अवकल गुणांक d2y/dx² बराबर निगेटिव हो, तो वह फलन सदैव उच्चिष्ट होता है। तो वह फलन सदैव उच्चिष्ट होता है। तो वह फलन सदैव उच्चिष्ट होता है। हाँ बेटा, नंबर बढ़ा लीजिएगा आगे। तो वह फलन सदैव उच्चिष्ट होता है। अगले नंबर पे आ जाएं भाई। हाँ, अगला नंबर इधर प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक ग्राफ फिर बनाऊंगा मैं, अब इधर सुनेंगे, ठीक? इधर देखें, ये अब अवतलता ऊपर की तरफ कर देना, कनकेविटी ऊपर की तरफ कर देना, ये ऊपर की तरफ कर देना भाई। ये सबसे नीचा बिंदु है यहाँ पे x बराबर a, अर्थात यहाँ पे इसकी टेंजेंट की स्लोप क्या होगी जरा बताओ, f डैश x बराबर 0। अब बताइए, पहले ग्राफ उतर रहा है कि चढ़ रहा है? उतर रहा है। तो उतर रहा है तो यहाँ f डैश x
एफ डैश एक्स लेस देन 0, फिर क्या कर रहा है, फिर चढ़ रहा है तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर 0। फिगर बनाए, अगले नंबर पे फिगर बनाए। अब सुनिएगा, बताऊं, देखो पहले फलन क्या है, वर्धमान है कि हासमान है, हासमान है। यदि कोई फलन पहले हासमान हो फिर वर्धमान हो तो उस फलन का सदैव कौन सा मान ज्ञात हुआ, निम्निष्ठ मान ज्ञात हुआ। इसका मतलब कनकेवडी ऊपर की तरफ है, पहले उतर रहा था बाद में चढ़ रहा था, इसका मतलब सबसे नीचा वाला बिंदु दे के चला गया, और पहले चढ़े बाद में उतरे तो सबसे ऊंचा वाला बिंदु देके जाएगा, अर्थात सबसे ज्यादा हाइट देके गया और सबसे कम हाइट देके जाएगा। अब मेरी बात जरा सुनिएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ जाते समय, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ जाते समय पहला अवकलन बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे भगवान, क्या आप दिमाग है आपके पास कि गोबर भरा हुआ है? मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते समय जो पहला अवकलन एफ डैश एक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले निगेटिव तो फिर जीरो फिर पॉजिटिव हुआ, बढ़ रहा है ना। इसका मतलब द्वितीय अवकलन जो गुणांक होगा d2y अपान dx स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया? जब जब द्वितीय अवकलन पॉजिटिव आए तब तक कहेंगे कि फलन क्या है, फलन क्या है, निम्निष्ठ है। लिखेंगे, लिखें, ये चित्र बना लिए। यदि कोई फलन पहले हासमान हो बाद में वर्धमान हो, यदि कोई फलन पहले हासमान तथा बाद में वर्धमान हो, यदि कोई फलन पहले हासमान तथा बाद में वर्धमान हो, पहले हासमान तथा बाद में वर्धमान हो, तो इस स्थिति में फलन का सदैव निम्निष्ठ मान ज्ञात होता है। तो इस स्थिति में फलन का सदैव, इस स्थिति में फलन का सदैव, इस स्थिति में फलन का सदैव निम्निष्ठ मान ज्ञात होता है। इस स्थिति में फलन का मान सदैव, या फलन का मान सदैव निम्निष्ठ मान ज्ञात होता है, फलन सदैव निम्निष्ठ मान ज्ञात होता है। बेटा लिख गया कि नहीं? क्या लिखें? यदि कोई फलन पहले हासमान तथा बाद में वर्धमान हो तो इस अवस्था में फलन का निम्निष्ठ मान ज्ञात होता है। क्या बात लिख गई? अच्छा जरा बात पकड़िएगा, देखो ग्राफ को हमेशा डोमेन कैसे देखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ऐसे जब ग्राफ देखता हूं तो पहले पहला अवकलन निगेटिव था, क्योंकि ग्राफ उतर रहा था तो पहला अवकलन निगेटिव चिपकाएगा। जब बिल्कुल उतर चुका होगा अर्थात एफ डैश एक्स 0 चला जाएगा, अब फिर एफ डैश एक्स 0 के बाद जब चढ़ने लगेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अर्थात लेफ्ट से राइट की तरफ पहला अवकलन बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। यदि लेफ्ट से राइट की तरफ पहला अवकलन घटे, नहीं समझ में आया, तो उच्चिष्ट होगा, क्योंकि यदि पहले चढ़ेगा तो पॉजिटिव देगा, तो ध्यान से देखना, फिर ऊपर 0 देगा फिर निगेटिव जाने लगेगा। यदि प्लस से माइनस की तरफ आए पहला अवकलन तो उस समय उच्चिष्ट मान देगा, और यदि प्लस से माइनस से किधर की तरफ जाए, प्लस की तरफ जाए, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पॉजिटिव आने वाला है। तो अगले नंबर पे लिखेंगे, यदि किसी फलन का द्वितीय अवकल परीक्षण या द्वितीय अवकल गुणांक, यदि किसी फलन का द्वितीय अवकल गुणांक, अगले नंबर पे लिखना भाई, यदि किसी फलन का द्वितीय अवकलन गुणांक d2y अपान dx स्क्वायर बराबर पॉजिटिव हो, तो वह फलन सदैव निम्निष्ठ होता है, तो वह फलन सदैव निम्निष्ठ होता है। तो सेकंड डेरिवेटिव से भी आप पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है। यदि किसी फलन का द्वितीय अवकल गुणांक, यदि किसी फलन का द्वितीय अवकल गुणांक d2y अपान dx स्क्वायर पॉजिटिव हो तो वह फलन सदैव निम्निष्ठ होता है। अब जरा एक बात और सुनो, देखो अब अगले नंबर की कहानी सुने। अगले नंबर की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं 2 फिगर आपके सामने एक साथ प्रस्तुत करूंगा, ये जो दोनों फिगर हैं बहुत इंटरेस्टिंग के साथ सुनिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। y डैश o x डैश, देखो ये सपोज दैट ये ऐसे कोई इस तरह का कोई फंक्शन है, ये ऐसे कोई फंक्शन है। अब बात समझना भाई, ये ऐसे कोई फंक्शन है, ऐसे ये ऐसे कोई फंक्शन है। अब बताइए ये बराबर चढ़ता ही चला जा रहा है, ऐसे कंफ्यूज हो रहा हूं तो मैं ऐसे बना। अब क्लियर बोले, किसका ग्राफ नजर आ रहा है, e की पावर s का लगभग लगभग
बात समझ में आ गया? इसको हम कहेंगे एकदिष्ट ग्राफ बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एकदिष्ट। एकदिष्ट का मतलब हम मजाक में लें, ये दुष्ट ग्राफ है। दुष्ट ग्राफ का मतलब क्या होता है? ये कभी लौट के नहीं आएंगे, ये निरंतर वर्धमान है। अब भी आपको समझ नहीं है, जब निरंतर ये वर्धमान है, चढ़ता ही चला जा रहा है, जब उतरेगा ही नहीं तो उच्चिष्ट जीवन में देगा ही नहीं। अब भी आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि जरा दिमाग लगाइए, उच्चिष्ट कब देता है? जब ऊपर जाने के बाद यहाँ पे नीचे उतरे तब तो उच्चिष्ट देगा। मेरी बात आप नहीं समझ पाए। तो यदि कोई ग्राफ निरंतर वर्धमान है अथवा निरंतर ह्रासमान है, अब ह्रासमान की तरफ बात कर लेते हैं। अब इधर सुने जरा ध्यान से, ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, जरा दिमाग लगाना। ये निरंतर क्या है? ह्रासमान है। ये निरंतर ह्रासमान का मतलब ये नीचे ही गिरता जा रहा है, नीचे ही गिरता जा रहा है। निम्निष्ठ उच्चिष्ट मान कब देता है? चढ़ते चढ़ते फिर उतरना पड़ेगा उसको। आपके खोपड़ी में बात नहीं आ रही क्या? उच्चिष्ट मान कब देता है? ग्राफ चढ़ने के बाद उतरे कि नहीं? बोलो। निम्निष्ठ कब देता है? उतरने के बाद चढ़े। तो ये ग्राफ, इसको कभी उतरना ही नहीं है और इसको कभी चढ़ना ही नहीं है। इसका मतलब इनको बोलते हैं एक दुष्ट ग्राफ है। दुष्ट ग्राफ का मतलब एक दिष्ट ग्राफ बोलते हैं। मोनोटोनोसिटी पढ़ते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में पढ़ते हैं मोनोटोनोसिटी। देखा, हिंदी में हम लोग आम रूप में जानते हैं निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान। जब कोई ग्राफ निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान हो तो वह फलन ना तो उच्चिष्ट होता ना तो निम्निष्ठ होता, क्योंकि ये मुड़ेंगे ही नहीं। अभी भी आपको बात समझ नहीं है, इनको मुड़ना ही नहीं है, ये ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। जब ऊपर की तरफ जाएंगे मुड़ेंगे ही नहीं तो कैसे संभव है? तो यदि कोई फलन निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान हो तो वह फलन ना तो उच्चिष्ट होता ना तो निम्निष्ठ होता। दोनों ग्राफ बना लीजिए भाई। इसके आगे लिख लेंगे निरंतर वर्धमान, इसको लिखेंगे निरंतर ह्रासमान। निरंतर ह्रासमान। क्या बेटा ये आपको बातें समझ में नहीं आई क्या? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, इस ग्राफ में वर्धमान ह्रासमान दोनों हैं क्या? रात की बात सुने, जिस ग्राफ में वर्धमान ह्रासमान दोनों होते हैं, जिस ग्राफ में अपने डोमेन में जो ग्राफ वर्धमान ह्रासमान दोनों एक साथ देता है, फिर ध्यान से सुन लो, ये आपकी खोपड़ी में इस जीवन में कभी नहीं घुसेगा, क्योंकि आप आदेश सुनते नहीं मेरी बात। जरा ध्यान से सुने, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने डोमेन में बना हुआ ग्राफ, अपने डोमेन में बना हुआ ग्राफ, दोनों फोटो एक साथ दिखाए, वर्धमान और ह्रासमान, तब उच्चिष्ट निम्निष्ठ पकड़ा जाएगा। और लगातार ये वर्धमान है, लगातार ह्रासमान है, तो ना तो उच्चिष्ट होगा ना तो, क्योंकि कहीं रुक ही नहीं रहा, ये चढ़ता ही चला जा रहा है, चढ़ता ही चला जा रहा है, या उतरता ही चला जा रहा है, तो ये तो ना तो उच्चिष्ट होगा ना तो निम्निष्ठ होगा। क्या बात समझ में नहीं आई? आ गया होगा समझ में, क्योंकि इसमें वर्धमान ह्रासमान दोनों, इसलिए उच्चिष्ट निम्निष्ठ देके चला गया। और ये लगातार वर्धमान है, लगातार ह्रासमान है। बेटा समझ में आ गया? नीचे लिख लीजिए, यदि कोई फलन निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान हो, यदि कोई फलन निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान हो, यदि कोई फलन निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान हो, तो वह फलन ना तो उच्चिष्ट होते हैं ना तो निम्निष्ठ होते हैं। तो वह फलन ना तो उच्चिष्ट होते हैं ना तो निम्निष्ठ होते हैं। तो वह फलन ना तो उच्चिष्ट होते ना तो निम्निष्ठ होते। फिर से एक बार सुने, देखें, जरा दिमाग लगाइए, इधर देखिएगा, मैं आपके रफ कार्य कराने की कोशिश कर रहा हूं। बताओ इस ग्राफ में आपको क्या मिलेगा? इधर देखें, इस ग्राफ में क्या मिलेगा? उच्चिष्ट, क्योंकि पहले चढ़ रहा है बाद में। इस ग्राफ में क्या मिलेगा? और इस ग्राफ में क्या मिलेगा? ठेंगा। ये दुष्ट ग्राफ है। दुष्ट ग्राफ का मतलब एक ही दिशा में चढ़ता चला जा रहा है, अर्थात ये निरंतर वर्धमान है। एक दिष्ट ग्राफ बोलते हैं इनको। एक दिष्ट का मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं, अपनी दिशा ही नहीं बदल रहे हैं, ये लगातार चढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो इसको मजाक में हम दुष्ट ग्राफ बोलेंगे। इससे समझ में आ गया? तो जब भी दुष्ट ग्राफ की फोटो आए तो फलन ना तो उच्चिष्ट होगा ना तो, क्योंकि वो मुड़ेगा ही नहीं कहीं। जब मुड़ेगा नहीं तो दुनिया वालों को हम डिसाइड कैसे करेंगे कि पहले चढ़ रहा था कि बाद में चढ़ रहा था, पहले उतर रहा था बाद में उतर रहा था? ये तो कर ही नहीं रहा। यदि चढ़ रहा है तो चढ़ता ही जा रहा है, उतर रहा है तो उतरता ही जा रहा है, अर्थात ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ठ। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं भाई? हाँ, अगली हेडिंग बनाइए। हेडिंग बनाएंगे उच्चिष्ट तथा उच्चिष्ट और निम्निष्ठ या उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने की विधियां। उच्चतम और निम्नतम मान
ज्ञात करने की विधियां, इसको हम थ्योरी मेथड भी कहते हैं बेटा। इसको क्या कहते हैं? थ्योरी मेथड। अर्थात थ्योरी मेथड से आप उच्चतम न्यूनतम कैसे पकड़ोगे। ग्राफ से तो हमें पकड़ में आ गया कि यदि झोली ऊपर की तरफ हो तो न्यूनतम, यदि झोली, समझ गए ऊपर की तरफ का मतलब, ऐसे मुख खुला हो, ऐसे मुख खुला हो तो न्यूनतम देगा, और यदि झोली नीचे की तरफ खुली हो तो उच्चतम देगा, यदि झोली ही ना बनी हो तो ना तो उच्चतम है ना तो न्यूनतम। बात खत्म। देखिए ग्राफ के बगैर कैसे चलेंगे, तो पहले नंबर पे लिखेंगे दिए गए फलन को y के बराबर मान लेते हैं, लिखेंगे। हाँ, कुछ नियम लिखा रहा हूँ, आप उनको लिख लीजिए, फिर मैं सवाल कराता हूँ, आपको समझाता हूँ। लिखेंगे नंबर 1 में दिए गए फलन को y के बराबर मान लेते हैं, अर्थात कोई भी फलन उसको आप y के बराबर मान लीजिए ताकि रेंज निकलने लगे। नंबर 1 में लिखेंगे दिए गए फलन को y के बराबर मान लेते हैं। अच्छा, ये क्या तमाशा है सर जी, ये y के बराबर मानने क्या है? अगले व्यक्ति ने कहा कि साइन x का x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई पर उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करो। अगले व्यक्ति की डिमांड क्या है कि साइन x का 0 से 2 पाई, इतना डोमेन दे रखा है कि 0 से 2 पाई तक इसकी बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले इसको y के बराबर मान लेंगे। यदि नहीं दिए तो मान लेंगे y के बराबर, क्योंकि y क्या होती है? रेंज होती है। अब भी नहीं समझा तो या f(x) माने या y माने, सबसे पहले y के बराबर मान लेंगे। फिर जरा ध्यान से सुनिएगा, फिर दूसरे नंबर में क्या करेंगे? दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जिससे dy/dx प्राप्त हो जाता है। नहीं आया? बोलो। और उच्चिष्ट निम्निष्ठ थ्योरी मेथड से कितनी बार अवकलन करते हैं? 2 बार अवकलन करते हैं, क्योंकि dy/dx² का महत्व है कि नहीं? बोलो। तो पहला नंबर का कॉन्सेप्ट सुनना, दिए गए फलन को y के बराबर मान लें। दूसरा नंबर, दिए गए फलन का x के सापेक्ष प्रथम अवकल गुणांक dy/dx प्राप्त कर लें। नहीं आया समझ? तीसरे नंबर पे दिए गए फलन का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करके द्वितीय अवकल गुणांक क्या लाएं? d2y/dx²। चौथा कॉन्सेप्ट सुनना, दिए गए फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए पहला अवकलन dy/dx 0 के बराबर रखें। अरे अभी ग्राफ में क्या बता रहे थे हम? पहला अवकलन हमेशा क्या होता है? 0 के बराबर रखें, जिससे x के मान मिल जाएंगे। अर्थात जहां जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा होगा, चढ़ने के लिए या उतरने के लिए, वहां वहां पहला अवकलन 0, और जैसे पहला अवकलन 0 रखेंगे तो अपना डोमेन देके चला जाएगा। अब भी आपको खोपड़ी में नहीं आया। जैसे ये ग्राफ बना, जरा दिमाग लगाइए, ग्राफ बना है, यहाँ पे क्या ये तमाशा किया क्या? यहाँ पे बताइए, ये यहाँ पे, तो इसका डोमेन दे जाएगा कि यहाँ पे x बराबर क्या है। अच्छा, यहाँ पे तमाशा किया तो ये डोमेन दे जाएगा। इसका मतलब इस फलन का अवकलन करें, सुनना, पहले इस फलन को y के बराबर माने, फिर इसका अवकलन करके dy/dx लाएं। क्या लाएं? dy/dx। फिर दूसरा अवकलन करें, क्या लाएं? और पहला अवकलन 0 के बराबर रखें, जिससे डोमेन पता चल जाएगा कि कहां कहां ग्राफ चढ़ रहा था या उतर रहा था। जो भी x का मान आए उसको द्वितीय अवकलन के ऊपर चढ़ा दें। जैसे द्वितीय अवकलन के ऊपर चढ़ाएंगे, यदि द्वितीय अवकलन पॉजिटिव आए, अर्थात पॉजिटिव आए, इज ग्रेटर 0 आए, तो दुनिया वालों को कहेंगे कि निम्निष्ठ है उस बिंदु पर। सब भूल गया, अभी लिखा है। यदि निगेटिव आए तो उच्चिष्ट है। नेगेटिव का मतलब, उच्चिष्ट का मतलब क्या होता है? पहले ग्राफ चढ़ता है, बाद में तो पहला अवकलन घट रहा आगे की तरफ, तो द्वितीय अवकलन निगेटिव आना पड़ेगा। लिखना शुरू करते नहीं, भूल जाओगे। पहले नंबर में क्या लिखें? दिए गए फलन को y के बराबर मान लेते हैं। दूसरा नंबर लिखेंगे दिए गए फलन का x के सापेक्ष प्रथम अवकल गुणांक dy/dx प्राप्त करते हैं। दिए गए फलन का प्रथम अवकल गुणांक dy/dx प्राप्त करते हैं। फिर अगले नंबर पे लिखिएगा, तीसरे नंबर पे दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करके प्रथम अवकल गुणांक dy/dx प्राप्त करते हैं। दूसरा नंबर था भाई, कंप्लीट हो गया दूसरा। तीसरे में लिखो, दिए गए फलन का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करके दिए गए फलन का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करके दिए गए फलन का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करके d2y/dx², द्वितीय अवकल गुणांक, ऐसा लिखिएगा। दिए गए फलन का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करके द्वितीय अवकल गुणांक d2y/dx² प्राप्त करते हैं। अरे पहले नंबर में क्या लिखना है? y के बराबर मानना है। दूसरे नंबर में dy/dx प्राप्त करना है, लिख गया भाई। तीसरे नंबर में क्या लिखें? द्वितीय अवकल गुणांक d2y/dx² प्राप्त करते हैं।
हाँ ये मैंने शॉर्टकट में लिख लिया, आप पूरा सही तरीके से। हाँ चौथे नंबर पे लिखो, बोलो। चौथे नंबर में आपको लिखना है फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए, फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए, फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए प्रथम अवकल गुणांक, प्रथम अवकल गुणांक dy बाई डी एक्स बराबर 0 रखते हैं, जिससे x के भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये डोमेन आपको देके चला जाएगा कि कहाँ ग्राफ चढ़ रहा था, कहाँ उतर रहा था। जहाँ जहाँ ग्राफ टर्न करेगा, टर्न का मतलब समझ गए, टर्न का मतलब समझ, जहाँ जहाँ ग्राफ टर्न करेगा चढ़ने के लिए या उतरने के लिए, वो जैसे ही इसको 0 रखेंगे ना तो x के मान आना शुरू हो जाएंगे। अब वही x का मान, ध्यान से सुनना, जो x का मान दे, जो x का मान दे उसी x का मान इसके ऊपर चढ़ा देना है। यदि ये पॉजिटिव है, जरा दिमाग लगाना, थोड़ा खोपड़ी लगाना, ये x का मान देगा। अब तो फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो फलन है उसको क्या करेंगे, y के बराबर मानेंगे, फिर उसका 2 बार खटाक से अवकलन कर देंगे। पहला अवकलन 0 रखेंगे, पहला अवकलन 0 रखने से x का मान दे देगा, और वो x का मान रखने से यदि ये पॉजिटिव आए, इसका मतलब उस बिंदु पर ग्राफ सबसे नीचे वाले बिंदु पे था, इसका मतलब टर्न हो के चढ़ने के लिए टर्न कर रहा है वहां पे। अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब कि यदि अभी आप क्या पढ़ें, यदि d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ग्राफ चढ़ रहा था। अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब जो जहां से यहां से किसके मान मिलेंगे, x का मान, उन सभी x के मानों को किसके ऊपर रखना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। लिखेंगे अगले नंबर पे, यदि x का मान रखने पर d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर पॉजिटिव हो, तो फलन x के उसी मान पर, तो फलन x के उसी मान पर निम्नलिखित होगा। तो फलन x के उसी मान पर निम्नलिखित होगा। इसका मतलब जो डोमेन है उस डोमेन पे ग्राफ सबसे नीचे बिंदु पर होगा, निम्नलिखित होगा। हाँ, आप जरा अगली बात बताओ मुझे जरा, अगले नंबर में मैं क्या लिखूं, यदि सुनो, यदि x का मान रखने पर d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर नेगेटिव हो, तो फलन x के उसी मान पर क्या लिखूं बेटा, उच्चिष्ट होगा, अर्थात सबसे ऊंचे बिंदु पे चला जाएगा। हाँ, आगे की बात बढ़ाता हूँ। अभी मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा अभी आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और जाते जाते आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। इसे समझ में अभी भी आ रहा होगा, लेकिन चीज़ें जब तक हम थ्योरेटिकल सीखते हैं, जब तक उसका प्रयोग नहीं करते, तब तक कहाँ हमें समझ में आता है। अब सुने अगले नंबर की कहानी क्या है, अगले नंबर की कहानी सुनो, इससे तो ये पता चल जाएगा। अब फिर ध्यान से सुने, इधर देखें, सपोज दैट ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, तो पहले यहाँ उच्चतम है, यहाँ पे न्यूनतम है, तो मैं इसका पहले अवकलन करूँगा तो क्या लाऊंगा, फिर दोबारा अवकलन करूँगा तो, और जैसे इसको 0 के बराबर रखूँगा तो एक बिंदु यहाँ का आ जाएगा, एक बिंदु यहाँ का आ जाएगा। क्लियर हो कि नहीं, बोलो। और ये x का मान इसके ऊपर चढ़ाने पर निगेटिव आएगा 100%। क्यों निगेटिव आएगा, क्योंकि ऊंचे बिंदु पे। क्यों निगेटिव क्यों आया, क्योंकि पहले चढ़ रहा है, बाद में तो अवकलन घट रहा है आगे की तरफ। यहाँ f डैश x 0 से बड़ा होगा, फिर यहाँ f डैश x 0 होगा, आगे निगेटिव आने लगेगा, तो 100% द्वितीय अवकलन निगेटिव आएगा। अब भी नहीं समझा, ठीक है। और ये वाला x का मान रखने पर द्वितीय अवकलन क्या आएगा, पॉजिटिव है। लेकिन ये x के मान कहाँ से आएंगे, पहला अवकलन 0 के बराबर रखने से। अब भी नहीं समझ में आया। अब जरा देखिए, इस तरह के दुष्ट वाले ग्राफ आ गए, मतलब इस तरह के ग्राफ आने लगे कि ना तो चढ़ रहा ना तो उतर रहा, तो x के देखो इस बार 3 बार अवकलन करना पड़ता है। अगले लाइन पे लिखेंगे। एक मिनट पहले इसका रेंज तो बता दें। देखिए ये x का मान रखने से, इधर ध्यान सुनना, ये दोनों x का मान रखने से द्वितीय अवकलन पॉजिटिव निगेटिव से केवल इतना पता चलेगा। फिर ध्यान से सुनना,
x का मान रखने से यदि द्वितीय अवकलन निगेटिव आता तो उच्चिष्ट है, यदि x का मान रखने से द्वितीय अवकलन निगेटिव आए तो उच्चिष्ट है और पॉजिटिव आए तो। लेकिन इससे केवल ये पता चलेगा कि इस डोमेन पे ग्राफ सबसे ऊंचे बिंदु पर है और इस डोमेन पे ग्राफ सबसे नीचे बिंदु पे। लेकिन वो कहेगा नहीं इसकी यहाँ पे रेंज बताओ, तो यहाँ पे रेंज बताने के लिए x का मान कहाँ रखेंगे, दिए गए फलन में रख देंगे। अरे समझ में नहीं आया, जैसे ये डोमेन पता चलता है तो फंक्शन के ऊपर नहीं रख देते तो रेंज आ जाएगी। जैसे यहाँ C1 था तो अब C1 नहीं बन गया था, इसका मतलब अगले नंबर पे लिखेंगे। फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए, फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए, फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए x का मान दिए गए फलन में रख देते हैं। x का मान दिए गए फलन में रख देते हैं, x का मान दिए गए फलन में रख देते हैं। x का मान दिए गए फलन में रख देते हैं। अगले नंबर की कहानी सुने। यदि x का मान रखने पर द्वितीय अवकलन कभी भी निगेटिव हो जाए और तब तीसरा अवकलन करेंगे भाई, कभी भी द्वितीय अवकलन निगेटिव हो जाए तो आप तीसरा अवकलन पे जाएंगे। हाँ सुने, यदि x का मान रखने पर सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाए तब तीसरा अवकलन 0 नहीं होगा, तो 100% फलन ना तो उच्चिष्ट ना तो, इसका मतलब ये निरंतर वर्धमान वाला केस होगा, निरंतर ह्रासमान वाला। लिखेंगे यदि x का मान रखने पर d2y/dx² 0 हो और d3y/dx³ डज नॉट इक्वल 0 हो तो फलन ना तो उच्चिष्ट होगा और ना तो निम्निष्ट होगा। एक लाइन छोड़ के लिखो, इस स्थिति में फलन का ग्राफ निरंतर वर्धमान होगा या निरंतर ह्रासमान होगा। इस स्थिति में फलन का ग्राफ निरंतर वर्धमान होगा या निरंतर ह्रासमान होगा। इस स्थिति में फलन का ग्राफ निरंतर वर्धमान होगा या निरंतर ह्रासमान होगा। इस क्वेश्चन से समझे पूरी कहानी आज की, इसी क्वेश्चन में पूरी कहानी है भाई। अब जरा सुने, y बराबर साइन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 2 पाई पर फलन का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान बताइए। देखो इसको मैं दो तरह से लगाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बातें आ जाएं। एक तो ग्राफ मेथड से लगाऊंगा, दूसरा लगाऊंगा मैं थ्योरी मेथड से। दोनों मेथड से आपके सामने इस क्वेश्चन को प्रस्तुत करूंगा। फिर एनसीईआरटी के आज एग्जाम्पल उठा के कल हम एनसीईआरटी 6.5 पे काम करेंगे। देखो पहली बात बताओ, फंक्शन क्या है, y बराबर साइन x का ग्राफ बनाओ भाई। इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाना है, इसका डोमेन कितना देना है, 0 से 2 पाई। 0 2 पाई को सम्मिलित करना है कि नहीं सम्मिलित करना, अरे 0 2 पाई को सम्मिलित करना है कि नहीं करना है। कौन सा इंटरवल है, क्लोज। तो इसका ग्राफ बनाइए भाई। इसका ग्राफ बनाते समय सबको पता है इसका ग्राफ, ध्यान से सुनेंगे भाई, ध्यान सुनिएगा। ये ग्राफ ऐसे जाएगा क्या, ये बेटा क्या होता है पाई और ये 2 पाई। यहाँ का पॉइंट बताए कोई पॉइंट, x बराबर π/2। यहाँ का पॉइंट बोलो 3 π/2। यहाँ पे इसकी सबसे हाइट क्या होगी, y बराबर 1 और यहाँ पे हाइट y बराबर -1। अब सुने भाई, यदि किसी फंक्शन का ग्राफ बना ले गए तो सवाल तो एक लाइन में आप खत्म कर दिए। अब सुने, x बराबर π/2 पर फलन, बोलने में शर्म लग रही, x बराबर π/2 पर फलन क्यों उच्चिष्ट है, क्योंकि पहले चढ़ रहा था बाद में उतर रहा था। और यही x बराबर π/2 यदि फंक्शन के ऊपर डाल दूंगा तो sin 90 होगा और sin 90 की वैल्यू 1 देके जाएगा। इसका मतलब ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर π/2 पर फलन उच्चिष्ट है तथा फलन का उच्चिष्ट मान y बराबर 1 है। फिर जरा सुने, पहले ग्राफ उतर रहा था बाद में
चढ़ रहा था, इसका मतलब कि x बराबर 3π/2 पर फलन निम्नलिखित है तथा फलन का निम्नलिखित मान। सवाल खत्म, नहीं समझ में आया? देखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है, अभी ग्राफ ही नहीं बना तो स्पष्ट कैसे होगा? ये ग्राफ आपको समझ में नहीं आएगा? नहीं आया समझ में? आ गया समझ। बताइए जब आपका कॉपी हो जाए। हो गया। लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर π/2 पर x बराबर π/2 पर x बराबर π/2 पर फलन उच्चिष्ट होगा। ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर π/2 पर फलन उच्चिष्ट होगा तथा फलन का उच्चिष्ट मान y बराबर 1 होगा। x बराबर π/2 पर फलन उच्चिष्ट होगा, x बराबर π/2 पर फलन उच्चिष्ट होगा तथा फलन का उच्चिष्ट मान y बराबर 1 होगा। फिर एक लाइन छोड़ के लिखो किनारे से, x बराबर 3π/2 पर x बराबर 3π/2 पर x बराबर 3π/2 पर फलन निम्नलिखित होगा। x बराबर 3π/2 पर फलन निम्नलिखित होगा तथा फलन का निम्नलिखित मान क्या लिखूं? y बराबर -1। हाँ, सेकंड मेथड पे चलता हूं भाई। सेकंड मेथड जिसको हम बोलेंगे थ्योरी मेथड। हाँ, थ्योरी मेथड से सवाल को कैसे लगाएं सुने। सबसे पहले फलन को y के बराबर माने, समीकरण 1 बनाएं, अवकलन करें, dy/dx sin x का अवकलन cos x। अरे यही तो लिखाया हूँ कि फलन को y के बराबर माने, फिर अवकलन करें। कितनी बार अवकलन करें? 2 बार। लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर d2y/dx² बराबर माइनस का sin x चिपक गया। अब सुने, तो जब थ्योरी मेथड से सवाल को लगाएंगे, देखो दोनों को कंपेयर करना साथ साथ, तो आपको बातें क्लिक कर जाएंगी कि दोनों अपनी अपनी जगह में सत्य है। कभी कभी थ्योरी मेथड से सवाल लगाएंगे क्योंकि हम ग्राफ ही नहीं बना पाएंगे कभी कभी, और कभी कभी ग्राफ बना लेंगे तो थ्योरी को गोली मारेंगे, जल्दी सवाल निपटा देंगे ग्राफ से। अब जरा 2 बार अवकलन करना है। दूसरा अवकलन क्यों करते हैं? क्योंकि ये बताएगा दूसरा अवकलन कि ग्राफ चढ़ रहा था कि, यही तो बताता है। बात समझ में आ गया? लेकिन ये dy/dx बराबर 0 रखने से ग्राफ की हरकत पता चलती है कि कहाँ कहाँ ग्राफ टर्न करता है। तो फलन के उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान के लिए dy/dx बराबर 0, क्योंकि सबसे ऊंचे बिंदु पे होगा या सबसे नीचे बिंदु पर होगा स्पर्शी x अक्ष के, और स्पर्शी जब जब x अक्ष के समांतर होगी तब तब पहला अवकलन 0 के बराबर रखा जाएगा। अब भी नहीं समझा? लिखेंगे फलन के उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित मान के लिए dy/dx बराबर 0। अब सुनना, तो dy/dx बराबर 0 cos x बराबर 0 बैठ गया। लिखेंगे फलन के उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित मान के लिए, फलन के उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित मान के लिए dy/dx बराबर 0 cos x बराबर 0। सुनना, डोमेन कितना प्रयोग करना है? अरे x का मान कितना प्रयोग करना है? 0 से 2π। ये ग्राफ में ये x है क्या है, और ये, तो ये क्या है? डोमेन। और ये डोमेन कितना फैला है? 0 से 2π तक, अर्थात यहाँ x के उत्तर 0 से 2π तक देना है बस। आगे आप दे रहे हैं तो आपसे बड़े बेवकूफ नहीं है। अब बताइए cos 0 की वैल्यू, cos x का मान कब कब 0 हो सकता है? एक तो cos 90 पे 0 होगा, अर्थात x बराबर π/2 दे गया, और एक 3π/2 में 0 होता है। इसके बाद भी cos 0 होता है, लेकिन बाउंड किए है, क्योंकि x का मान कहाँ से कहाँ तक लेना? 0 से 2π। 0 से 2π के बीच ये cos x 2 जगह 0 हो गया, एक π/2 में, एक 3π/2। इसका मतलब 100%, ध्यान से सुनना, 100% इन बिंदुओं पर ग्राफ ने हरकत की होगी। अर्थात π/2 देखो ग्राफ हरकत कर रहा है, π/2 के पहले चढ़ रहा है, बाद में उतर रहा है, 3π/2 के पहले उतर रहा है, बाद में, तो ये हरकत वाले पॉइंट आ जाते हैं। अब भी आपकी खोपड़ी में बातें नहीं आई, नहीं आए समझ में। अब इन्हीं मानों को दूसरे फलन के ऊपर चढ़ाएंगे। लिखेंगे जब x बराबर π/2 देन d2y/dx²। जरा सर इस पे बेटा वैल्यू डाल रहा हूँ, माइनस का sin π/2। कितने लोगों को पता है sin π/2 का मान? sin π/2 का मान, अरे मुश्किल काम है। sin π/2 का मान 1, माइनस चिन्ह पहले से लगा तो -1 आ गया। उत्तर कितना आया? द्वितीय अवकलन। अरे द्वितीय अवकलन क्या आया? नेगेटिव। द्वितीय अवकलन नेगेटिव आने का मतलब उच्चिष्ट की निम्नलिखित? उच्चिष्ट, अर्थात x बराबर π/2 पर फलन उच्चिष्ट है। लिखेंगे x बराबर π/2 पर फलन उच्चिष्ट है। अब लिखूंगा फलन का उच्चिष्ट मान
फलन का उच्चिष्ट मान y बराबर, कैसे रखते हैं फलन का उच्चिष्ट मान, जिस डोमेन पे सबसे ऊंचा है उस डोमेन फंक्शन के ऊपर डाल दें। तो फंक्शन के ऊपर डालूंगा यहाँ पे तो x की जगह π/2 डाल दूंगा तो y बराबर sin π/2, और सब लोगों को पता है sin π/2 का मान 1। उत्तर वही आएगा जो पहले मेथड से आया, उत्तर थोड़ा दूसरा आ जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो थ्योरी मेथड आपको क्लिक कर रहा है कि नहीं? हाँ, इसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। अब आगे सुने। अब दूसरा मान क्या बेटा, जब x बराबर 3π/2 देन d2y/dx²। सुनना भाई, माइनस का साइन 3π/2। अब सुनना, साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है। अरे साइन 270 का मान -1, अब माइनस चिन्ह पीछे से लगा है, माइनस माइनस +1 आया। +1 आने का मतलब क्या आया? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आने का मतलब फलन निम्नलिखित होगा। नीचे लिखेंगे x बराबर 3π/2 पर, x बराबर, नीचे लिखना शुरू करो यहाँ, x बराबर 3π/2 पर, 3π/2 पर फलन निम्नलिखित है। अब क्या लिखेंगे? फलन का निम्नलिखित मान कैसे ज्ञात करेंगे? फलन का निम्नलिखित मान, ये डोमेन फंक्शन के ऊपर रखूंगा, यहाँ फंक्शन के ऊपर, तो साइन 3π/2, साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है? -1। अब मुझे ईमानदारी से बताइएगा, आपको थ्योरी मेथड माइंड में नहीं आया? आ गया। अर्थात कितनी बार अवकलन करेंगे? 2 बार। पहले अवकलन को किसके बराबर रखेंगे? वहाँ से क्या मिलेगा? x का मान। x का मान किसके ऊपर चढ़ाएंगे? द्वितीय अवकलन के ऊपर। ये द्वितीय अवकलन पॉजिटिव तो निम्नलिखित, नेगेटिव तो उच्चिष्ट, और उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करने के लिए उसी डोमेन को फंक्शन के ऊपर रख देकर रेंज पैदा हो जाए। अब भी नहीं समझ में? चलिए, अब मैं इसके कुछ NCERT के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, अब सुनिएगा। हाँ भाई, अभी क्लास चलेगी आज कम से कम 10 मिनट, क्योंकि जब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। एग्जाम्पल नंबर 26, fx बराबर x² और x बिलोंग R दिए। हाँ, इसको जरा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से इधर देखिएगा। कह रहा है fx बराबर x², fx का दूसरा नाम y, अर्थात y बराबर x² का ग्राफ बनाना है, और ये क्या है? x बिलोंग R क्या है? x क्या होता है? डोमेन, अर्थात ग्राफ कितना फैला है? पूरे रियल नंबर में। किसका ग्राफ है? पैराबोला का। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये पूरा पैराबोला का ग्राफ है, पैराबोला का। अब जरा दिमाग लगाना, क्या ये सबसे नीचा बिंदु है क्या? इससे भी नीचे आ रहा है क्या ग्राफ? अब कनकेविटी, ये अवतलता ऊपर की तरफ खुली है कि नीचे की तरफ? जब भी ऊपर की तरफ खुली हो तो केवल निम्नलिखित मान देगा। उच्चिष्ट मान यहाँ ज्ञात करना। अरे उच्चिष्ट मान कैसे ज्ञात कर लोगे? क्योंकि इधर भी देखो, ये पहले ग्राफ उतर रहा था फिर चढ़ रहा है, अर्थात 100% ये कौन सा मान देगा? निम्नलिखित मान देगा। अब कहाँ पे निम्नलिखित होगा? x बराबर 0 पर। अब जरा दिमाग लगाना, देखो यदि ग्राफ सीख गए तो आप बहुत कुछ सीख गए। x बराबर 0 पर फलन निम्नलिखित होगा तथा फलन का निम्नलिखित मान भी 0 होगा। अच्छा मुझे बताइए, इसका डोमेन आप लिखा सकते हो? डोमेन कितना है? x बिलोंग टू -1 से इट इम्प्लाइज x बिलोंग R। इसका आप रेंज लिखा सकते हो, रेंज लिखा सकते हो, y बिलोंग्स टू, हाँ, क्लोज इंटरवल 0। अरे रेंज का मतलब y अक्ष में फैलाव, 0 से कहाँ तक? अब देखिए 0 से अनंत तक जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है क्या? बोले तो इसकी ये क्या है? सबसे छोटी रेंज, अर्थात ये न्यूनतम मान है, निम्नलिखित मान है, जबकि यहाँ पे उच्चिष्ट मान हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि ग्राफ इधर भी चढ़ रहा है, इधर भी चढ़ रहा है, इधर से उतर के आ रहा है, इधर चढ़ता चला जा रहा है। अर्थात जब भी ऊपर की तरफ मुख खुला हो, ध्यान से सुने, यदि आप रेंज लिख लेंगे तो आप समझ जाइएगा। दोनों तरफ क्लोज इंटरवल लगाओ, ध्यान से सुनना, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल लगाओ तो ये निम्नलिखित मान होता है, उच्चिष्ट मान होता है, बात खत्म। अब भी नहीं समझ में? लेकिन इधर की तरफ क्या लगा है? ओपन। तो ओपन का मतलब सम्मिलित, अनंत को किसी ने नहीं देखा। ग्राफ भी बता रहा है कि जब भी मुख ऊपर की तरफ खुला हो, अवतलता का, कनकेविटी का, तब आप निम्नलिखित मान देंगे, उच्चिष्ट मान ज्ञात करना असंभव। तो मैं क्या लिखूंगा? ग्राफ से स्पष्ट है, जरा सुन लो पहले, ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर 0 पर फलन निम्नलिखित है तथा फलन का निम्नलिखित मान 0 है तथा फलन का उच्चिष्ट मान ज्ञात करना असंभव। चलिए लिख लो, ये डोमेन रेंज लिख दीजिएगा भाई, डोमेन और रेंज दोनों बातें लिखिएगा भाई। बेटा समझ में नहीं आया क्या? आ गया समझ? डोमेन रेंज लिख गया। लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर 0 पर फलन निम्नलिखित होगा
x बराबर 0 पर फलन निम्नलिखित होगा। x बराबर 0 पर फलन निम्नलिखित होगा, फलन निम्नलिखित होगा। x बराबर 0 पर फलन निम्नलिखित होगा, फलन निम्नलिखित होगा तथा फलन का निम्नलिखित मान 0 होगा, तथा फलन का निम्नलिखित मान 0 होगा, तथा फलन का निम्नलिखित मान 0 होगा एवं फलन का उच्चिष्ट मान ज्ञात करना संभव है, एवं फलन का उच्चिष्ट मान ज्ञात करना संभव है। एग्जाम्पल नंबर 27 पे चलो। जिधर की तरफ ओपन इंटरवल लगा होता है उधर की तरफ डिफाइन करना नहीं, डिफाइन ही नहीं कर सकते आप। इधर की तरफ ओपन लगा है, इधर की तरफ क्लोज, अर्थात उच्चिष्ट मान 0 है, निम्नलिखित मान यहाँ मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन है, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर की ओर लगातार चढ़ रहा है, लगातार इधर की तरफ चढ़ रहा है, इधर की तरफ लगातार उतर रहा था। अच्छा देखिए इधर देखें, मैं अपनी थ्योरी से आपको लॉजिक पकड़ा देता हूँ। यहाँ से इसके पहले का ग्राफ देखो, 0 के पहले ग्राफ देखो, निरंतर हासमान, बोलो इधर निरंतर वर्तमान, निरंतर हासमान में ना तो उच्चिष्ट ना तो केवल यहाँ उच्चिष्ट देके जाएगा, सबसे नीचा पॉइंट है। बात समझ में आ गया? इसके पहले लगातार उतर रहा था, लगातार चढ़ रहा था। या फिर रेंज से पकड़ो, रेंज में एक तरफ क्लोज इंटरवल, एक तरफ ओपन, तो क्लोज ये छोटे से बड़े की तरफ अंतराल लिखा जाता है, तो सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान, अनंत कोई मान थोड़ा होता है, इसका मतलब उच्चिष्ट मान यहाँ संभव नहीं है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स बराबर, इधर पकड़ना है, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, डोमेन कितना है, एक्स बिलोंग आर, इसका मतलब एफ एक्स बराबर या वाई बराबर, ध्यान सुना, वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ, का ग्राफ बनाइए, चलो बनाओ। कितने लोगों को पता है मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ? हाँ, एक रेखा इधर जाती है और एक रेखा इधर आती है। अब जरा सुनना, इधर वाई बराबर एक्स, इधर वाई बराबर माइनस एक्स, ये वाई वाई डैश हो गया, वाई वाई डैश, और ये एक्स एक्स डैश, तो यहाँ पे एक्स बराबर 0 होता है क्या ये? अब बताइए, अब सुनना, इसका डोमेन कोई बताएगा? डोमेन, डोमेन एक्स बिलोंग रियल, रेंज कोई बताएगा? रेंज, देखो इधर रेंज लिख रहे हैं आप, रेंज का मतलब 0 को टच किया और कहाँ तक गया? प्लस अनंत तक, फिर वही कहानी होगी। नहीं समझे आप? यदि आप रेंज डोमेन लिख रहे हो तो आप राजा बाबू हो, अब तो लगा लिए सवाल। इसका मतलब फलन का, फलन उच्चिष्ट है कि निम्नलिखित है? निम्नलिखित है। कहाँ पे? एक्स बराबर 0 पर, निम्नलिखित मान 0, जबकि उच्चिष्ट मान ज्ञात करना। बात खत्म, आगे होगा समझ। तो बिल्कुल एकदम से क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है, एक्स बराबर 0 पर, ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर फलन, एक्स बराबर 0 पर फलन निम्नलिखित होगा तथा फलन का निम्नलिखित मान 0 है, तथा फलन का निम्नलिखित मान 0 है। फलन का निम्नलिखित मान 0 है तथा उच्चिष्ट मान ज्ञात करना संभव है। एग्जाम्पल नंबर आज का अंतिम, कल से एक्सरसाइज के सवाल होंगे। हाँ भाई, कल से एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग करेंगे और पूरे एग्जाम्पल तो मैं सब बताऊंगा, लेकिन आज के लिए यहीं तक क्लास लगेगी। एग्जाम्पल नंबर 28, बढ़िया क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर एक्स, एक्स बिलोंग ओपन इंटरवल 0 to 1, मतलब ये डोमेन कितना दिए? 0 to 1, मतलब ओपन की क्लोज। ओपन का मतलब ग्राफ को 0 के आगे बनाना है और 1 के पीछे बनाना है, अर्थात ग्राफ ना तो 0 में बनाना ना तो 1 में बनाना। अच्छा, एफ एक्स बराबर एक्स अर्थात वाई बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स कौन सा फलन है? हमें नहीं पता। वाई बराबर एक्स कौन सा फलन है? आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन। जितना डोमेन डालेंगे उतना ही रेंज पाएंगे। यदि 1 डालेंगे तो रेंज 1 पाएंगे, यदि आधा डालेंगे तो आधा पाएंगे, 10 डालेंगे तो 10 डालेंगे। अरे समझ में नहीं आया? इसका मतलब ये y बराबर x का ग्राफ बनाना, y बराबर x का ग्राफ बनाइए, बनाइए। चलिए बनाइए y बराबर x का ग्राफ। इधर देख ले, पहले थोड़ा सा रुक जाइए, y डैश। अब सुनिए, ये y बराबर x का ग्राफ है। इत्तेफाक से ना तो ग्राफ 0 में बनाना ना तो ग्राफ 1 में बनाना। इतना तो सबको क्लियर है कि नहीं? आपको समझ में नहीं आया?
लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, दुष्ट ग्राफ है, फिर बोल गए अरे ग्राफ दुष्ट है। दुष्ट का मतलब एक दिष्ट है, एक दिष्ट का मतलब चढ़ ही रहा है। बात समझ में आया? अब इसका डोमेन बताओ जरा, डोमेन कितना है? डोमेन x बिलोंग 0 टू। अब जो तत्समक फलन होते हैं y बराबर x एक तत्समक फलन है, जितना डोमेन डालेंगे उतना ही रेंज देगा, इसलिए इस फलन का डोमेन और रेंज आपस में बराबर होता है। अब भी आप नहीं समझेंगे, क्योंकि देखो यहाँ एक 0.1 डालूंगा तो ऊंचाई भी तो 0.1 देगा। इसका मतलब इसकी रेंज कितनी हो गई? रेंज कितनी हुई? y बिलोंग्स टू 0 कम। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी रेंज में, इधर ध्यान से सुनिएगा, जब भी रेंज में ओपन इंटरवल लगा हो तो फलन ना तो उच्चिष्ट होता ना तो, क्योंकि हम कह ही नहीं सकते कि सबसे नीचा मान क्या है, क्योंकि ये 0 के आगे ले रहा है। नहीं आया समझ में? किसी ने कहा कि 0 के आगे का मान 0.1, नहीं कहा उससे भी छोटा बता। तो जब भी ओपन इंटरवल लगा हो, बात समझिएगा, तो फलन ना तो उच्चिष्ट होता ना तो निम्निष्ट होता, क्योंकि क्लोज इंटरवल होता तो सबसे छोटा मान बोल देता इधर वाला और इधर वाला। अर्थात यदि ये क्लोज इंटरवल में ग्राफ बना होता, ध्यान से सुनना, यदि क्लोज इंटरवल में ग्राफ बना होता, क्लोज इंटरवल में ग्राफ बना होता तो ये 0 से 1 लगा होता, और 0 से 1 क्लोज इंटरवल लगा होता तो निम्निष्ट मान और उच्चिष्ट मान, बात खत्म। यहीं तक ग्राफ बना है। अब देखिए, अभी आप ये सर क्या बता रहे थे, अभी आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान देने लगे और अभी कह रहे थे कि निरंतर वर्धमान हो तो ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ट। हाँ, वहां डोमेन नहीं डिफाइन करता है। शायद ये ग्राफ कह देता और ये खुला खेल हो जाता, जरा दिमाग लगाइए, ये कह देता कि पूरे आर में फैला है, ये बात समझ नहीं है। तो जब आर में फैला है तो फिर से रेंज आती -1 से। जब भी रेंज में ओपन इंटरवल लगा रहेगा तो मैं दुनिया वालों को बताऊंगा ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ट। अब भी नहीं समझ में? इसका मतलब पूरा फंडा तो साला इंटरवल का, अब भी नहीं समझ में? आगे समझ। और शायद इसमें इंटरवल ऐसे लगा देता 0 से 1, इसका मतलब सबसे नीचा मान और सबसे ऊंचा मान। चढ़े उतरे हमसे क्या मतलब? जितना ग्राफ बना है भाई, सपोज दैट इतना ग्राफ उसने बना के दिया, इतना ग्राफ बना के दिया, वो कह रहा आगे के बेटा सोचना ही नहीं है, तो सबसे नीचे यहाँ था, सबसे ऊपर वहां था, बात खत्म। अब भी नहीं समझ आई? तो जब भी देखो, ये हमेशा ओपन इंटरवल में खेल खिलाएगा आपको, तो जब भी ओपन इंटरवल लगे तो आप ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ट। बातें समझ में नहीं आई? ये बना लिए हैं आपको, आज जल्दी बहुत है क्या भाई? आप लिखाने दीजिए, नहीं क्या मतलब है? ये लिख गया, लिखेंगे दिया गया फलन ना तो उच्चिष्ट होगा ना तो निम्निष्ट होगा। हाँ, नोट लगा लीजिएगा, नोट लगाएंगे। यदि दिया गया फलन, यदि दिया गया फलन निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान हो, यदि दिया गया फलन निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान हो, यदि दिया गया फलन निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान हो, और रेंज में, हाँ, इसके साथ साथ ये भी बात पकड़ लेना है कि दोनों बातें एक साथ लागू होनी चाहिए। और रेंज में ओपन इंटरवल का प्रयोग किया गया हो, और रेंज में ओपन इंटरवल OPEN INTER VAL, और रेंज में ओपन इंटरवल का प्रयोग किया गया हो, तो फलन ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ट होता है। तो फलन ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ट होता है। तो फलन ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ट होता है। फिर सुन लीजिए, यदि दिया गया फलन निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान हो और रेंज में ओपन इंटरवल का प्रयोग किया गया हो, तो फलन ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ट होता है। एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और सुन लीजिए, फिर जाइए। देखिए इधर देखिए, इसी ग्राफ को मैं fx बराबर x बिलोंग्स टू 0 से 3 पर फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करो। लिख लीजिए, क्वेश्चन अगला बना लीजिए। fx बराबर x बिलोंग 0,3 पर फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करें। बताइए किसका ग्राफ बनाना है? y बराबर x का। y बराबर x का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाना है? 0 से, क्या 0 और 3 में बना है कि नहीं बना? बना है। तो ये निरंतर वर्धमान है कि निरंतर ह्रासमान है? निरंतर वर्धमान है। लेकिन इसका डोमेन बाउंड होने की वजह से, ध्यान से सुनना, इसका डोमेन बाउंड होने की वजह से ये वर्धमान, निरंतर वर्धमान होने के बावजूद भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान दे के जाएगा। अभी आप समझ नहीं रहे हो कायदे से,
फिर बात सुनना, क्योंकि ये बाउंड कर दिया ना कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाना है, 0 से 3 पर, तो सबसे ग्राफ सबसे कम ऊंचाई और सबसे ज्यादा ऊंचाई उत्तर दे गया। ये तब ना उत्तर देता जब इस तरह का इंटरवल लगाता, क्योंकि वो बिल्कुल ओपन खेल नहीं खेल रहा, वो कह रहा नहीं इसके बीच में बना दो, तो हम एग्जैक्ट ऊंचाई नहीं पकड़ पा रहे हैं इसकी, ना कम वाली ना ज्यादा वाली। अब भी नहीं समझ में आया, या फिर पूरे रियल नंबर में ग्राफ बना लेते तो भी कह देते कि निरंतर वर्धमान है और इसका रेंज पकड़ में नहीं आ रही है। जब तक रेंज पकड़ में ना आए, इसकी रेंज क्या लिखोगे, 0-3 क्लोज इंटरवल की ओपन, तो जब क्लोज इंटरवल लगे तो उच्चिष्ट निविष्ट मान दे के जाएगा भाई, समझ में आ गया। वो वर्धमान हो या हासमान हो, इससे कोई लेना देना नहीं। लिखेंगे इसका डोमेन पकड़े, इसका डोमेन बताओ, डोमेन x बिलोंग्स टू 0-3, रेंज पकड़ो, रेंज क्या पकड़ेंगे, हाँ y बिलोंग 0,3। अब क्या बताएंगे, x बराबर 0 पर फलन निम्निष्ठ है, फलन का निम्निष्ठ मान, उच्चिष्ट मान 3 लिखेंगे। भैया ये कब संभव है, फलन का निम्निष्ठ मान 0 उच्चिष्ट मान 3 कब संभव है, जब डोमेन क्लोज ब्रैकेट दे रखा हो, ग्राफ को बिल्कुल बांध दे कि नहीं यहीं से यहीं तक बनना है, तब ये संभव है, अथवा संभव ही नहीं है, फिर रिपोर्ट लगाएंगे ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ठ। एनसीईआरटी की किताब लेके आए, कल अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं।